Hello everyone. So last कुछ टाइम से आई हैव बीन रिसीविंग फ्रीक्वेंट क्वेरीज कि सर मॉक्स में कंसिस्टेंटली लो स्कोर आ रहा है और ये जो लो स्कोर्स हैं वो स्टैग्नेटेड है समवेयर अराउंड 50s, 60s एंड 70s की रेंज में. सो इन दिस वीडियो हम ये देखेंगे कि ये जो लो स्कोर्स हैं इनका रीज़न क्या है. सेकेंडली हम ये देखेंगे कि इनको इम्प्रूव कैसे करना है. थर्डली हम ये देखेंगे कि किसी भी मॉक को एनालाइज कैसे करना है. सिर्फ आप मॉक्स देते जाएंगे तो उससे सिर्फ आपके नंबर बढ़ेंगे मॉक्स के. क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको उस मॉक को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, और अपनी उस वीकनेस पे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा. यही तरीका है मॉक, यही तरीका है मॉक देने का जो पर्पज़ रहता है उसका, है ना. ये तीन. और लास्ट में यदि आप वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आई विल बी टेलिंग यू अ वेरी पर्सनल स्टोरी जो खुद मेरे साथ हुई है, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुई है, एंड आई विल टेल यू कि आप उससे डेफिनेटली रिलेट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मॉक्स में लो स्कोर का रीज़न क्या है. ठीक है, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर इट. क्यों हमसे क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट होते हैं. जब तक हमको वो रीज़न समझ में नहीं आएंगे तब तक हम उस पर इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकते. नंबर वन इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी से एक टॉपिक पढ़ा, टेम्परेचर इन्वर्जन का. अब आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया, है ना. बट क्या आपने उस टॉपिक के मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा? नहीं. आपने सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ा, आपने लैप्स रेट के बारे में समझा और बस. जैसे ही आपने मॉक में उस क्वेश्चन इन डेप्थ क्वेश्चन देखा उस टॉपिक से रिलेटेड, आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना. दैट मीन्स आपको कंसेप्ट के बारे में तो पता है लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है. दिस इज व्हाट कंसेप्चुअल डिफिशिएंसी मीन्स. आपको उस टॉपिक के बारे में पता है लेकिन उसकी प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है. जब ये होता है तो हम अक्सर दो स्टेटमेंट्स के बीच में फंसते हैं. ठीक है. सेकेंड इज अटेंशन डेफिसिट. कई बार हमसे ऐसे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं जहां पे नॉट करेक्ट आस्क्ड है और हम करेक्ट को मार्क करके आ जाते हैं. कई बार क्वेश्चंस में एसेंशियल फीचर्स पूछा रहता है बट हम जो एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हैं उनको भी मार्क करके आ जाते हैं, है ना. ये जो अटेंशन डेफिसिट है हमारे साथ, ये जो हमारा लैक ऑफ फोकस रहता है, उसके कारण भी हमसे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं. ठीक है. इसको ज्यादातर मैं सिली मिस्टेक्स में काउंट करता हूं. ठीक है. थर्ड इज नॉलेज गैप. आपको उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है. एक एलियन सा टॉपिक आ गया है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है और आप उससे पैनिक हो जाते हो और आप उस क्वेश्चन को गलत कर देते हो. ज़्यादातर ये जो पार्ट है ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में देखा जाता है मॉक्स में. और मॉक्स में एफएलटीज में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले बनाते हैं वो डेलिबरेटली ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम करते हैं. डेलिबरेटली जो क्वेश्चन आपको एलियन लगे, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको कोई आइडिया ना हो, यदि वो मॉक 15 अप्रैल को हो रहा है तो वो आपको 1 और 2 अप्रैल का भी करंट अफेयर्स पूछ लेगा जो आप पढ़ ही नहीं होगी और वहां पे आपसे वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ठीक है. यही पर्पस भी है उनका फ्रेम करने का, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे. बट थर्ड रीजन इज दिस. फोर्थ, लैक ऑफ रिवीजन. प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है या गवर्नर ने अपॉइंट किया है. एज 62 है रिटायरमेंट की या 65 है रिटायरमेंट की. कौन कौन सी बॉडीज के हेड प्रेसिडेंट के थ्रू अंडर वारंट हैंड एंड सील के थ्रू अपॉइंट होते हैं, ये हमको नहीं याद आता है. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमको याद नहीं आ रहा है. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम पढ़े हैं, हम कभी ना कभी पढ़े हैं लेकिन हमने उनका रिवीजन नहीं किया है. एंड दीज आर द क्वेश्चन जिस पे आपको सबसे ज़्यादा चिंता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन रहते हैं स्टैंडर्ड सोर्सेज से और आप कोई भी टेस्ट देते हैं तो दीज आर द क्वेश्चन जो आपके सबसे कम गलत होने चाहिए क्योंकि यहां पे आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, यहां पे आप इंप्रूव कर सकते हैं, यहां पे आप इसको आप अभी के लिए छोड़ भी दें, इसके बारे में अपन आगे डिटेल में बात करेंगे. बट दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे ज्यादातर क्वेश्चन स्टैंडर्ड सोर्सेज से आते हैं और इस जगह पे यदि आपने गलती करी तो आप समझ जाइए दैट इज अ रेड सिग्नल. ठीक है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इशू ऑफ ओवर अटेम्प्टिंग.
मुझे अक्सर ये मेल्स आते हैं, स्पेशली डिस्कशन ग्रुप में भी ये बातें चलती है कि सर हमने 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। किसने बताया? भैया ने बताया, सर ने बताया हमारे। सी, यदि आप 100 में 100 क्वेश्चन गलत करोगे और यदि आपकी थोड़ी भी एक्यूरेसी इधर उधर है, आपसे 45-50 क्वेश्चंस गलत होंगे ही होंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यदि आपको क्वेश्चन को रैशनली स्किप करना नहीं आता है, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, यदि आपको वो क्वेश्चन रैशनली स्किप करना नहीं आता है, तो आई एम टेलिंग यू दिस कि आपकी अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत गलत जा रही है। सो अगेन, जब आप ओवर अटेम्प्टिंग करते हो तब आप ज़्यादातर 15 to 16 ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो एक्स्ट्रा, जहां पे श्योर शॉट नेगेटिव मार्किंग आपकी लिखी रहती है। ठीक है? सो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जिससे हमारे मॉक्स में स्कोर्स कम आते हैं, जिससे हम ज़्यादातर क्वेश्चन गलत करते हैं। नाउ अब हमको ये देखने की ज़रूरत है कि जब हम एनालाइज करें, जब हम अपने मॉक्स के स्कोर्स को देख के उस मॉक्स के स्कोर्स को एनालाइज करें, तब हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमसे किस क्वेश्चन में ज़्यादा गलतियां हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज इट अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था, या इज इट अ फैक्चुअल क्वेश्चन। यदि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इट इज़ अ रेड सिग्नल। ठीक है? फैक्चुअल क्वेश्चन में यू कैन ऑलवेज इंप्रूव। फैक्चुअल क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनको आप एक्सप्लेनेशन देख के अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, कहीं पे साइड में उसको मार्क कर लीजिए, या आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, वापस कभी उसको वापस देख सकते हैं। लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन इज समथिंग जिसके लिए यू नीड टू इम्प्रूव, यू नीड टू रिवाइज, यू नीड टू मार्क। उसी जगह पे जाके, अपनी उसी सोर्स में जाके इस कंसेप्ट को आपको नोट करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, सब्जेक्ट स्टैटिक और करंट अफेयर्स, जैसे ऊपर बात हुई। अब यहां पे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जो भी एफएलटीज रहते हैं उसमें आपके लो स्कोर का रीजन रहता है इसका डोमिनेंस। आप देखेंगे, आप चेक करिएगा, कोई भी रैंडम एफएलटी देखिएगा जो आपने दिया होगा, 35 से 40 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं उसमें। और स्पेशली वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 35 से 40 क्वेश्चन जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते, जो बहुत रीसेंट करंट अफेयर से आए रहते हैं, जब हमने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया है, जिसकी हमने मैगजीन नहीं पढ़ी है, उस जगह से आते हैं। और ये क्वेश्चंस फ्रेम ही इसलिए होते हैं ताकि आप उनको गलत करो। ठीक है? सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन क्वेश्चंस, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी रॉन्ग करके पैनिक मत होइएगा। चाहे आपका स्कोर 50s में आए, चाहे 60s में आए, इट जस्ट डज नॉट मैटर। क्योंकि यूपीएससी कभी भी अपने क्वेश्चन पेपर में 40 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं देगी। वो हमेशा 80 to 90% ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वहां पे जो क्वेश्चन स्टैटिक या सब्जेक्ट स्पेसिफिक से लिंक्ड होते हैं, ना कि सिर्फ करंट अफेयर से। ठीक है? सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ अब जब भी आप कोई भी मॉक देते हैं, ठीक है, आपने एक मॉक दिया, जस्ट आपने उस मॉक को क्लोज किया और नेक्स्ट डे आप फिर से दूसरा मॉक देने बैठ जाते हैं। इस अप्रोच से आप सिर्फ मॉक्स के नंबर बढ़ा रहे, ओनली नंबर। आपकी ना इम्प्रूवमेंट हो रही है, ना आप प्रॉपर एनालाइज करके उन वीकनेसेस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है? सो प्लीज़ जब भी आप नेक्स्ट कोई भी मॉक दें, जस्ट स्पेंड 15 to 20 मिनट्स डूइंग व्हाट आई एम टेलिंग राइट नाउ। जो भी मैं अभी बताऊंगा उसको सिर्फ 15 मिनट्स 20 मिनट्स आपको फॉलो करना है हर मॉक के बाद, एंड आपको दूसरे मॉक से आपको इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक। फर्स्ट थिंग इज, आपको ये नोट करना है कि आपकी फ्रीक्वेंटली किस सब्जेक्ट से मिस्टेक्स हो रही हैं। ठीक है? जैसे मेरे साथ होता था कि मेरे से पॉलिटी के वो जो लास्ट टॉपिक्स हैं, जो अपना नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, यूपीएससी की अपॉइंटमेंट, ये जो इस टाइप के जो टॉपिक्स रहते थे ना, मेरे से इनसे बहुत फ्रीक्वेंटली गलतियाँ होती थी। मेरे से आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन से बहुत फ्रीक्वेंटली मिस्टेक्स होती थी। ठीक है? आपको अपनी वीकनेसेस ऑब्जेक्टिवली पता रहनी चाहिए कि आपका ये क्वेश्चन यहाँ से गलत हो रहा है। ठीक है? दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, आपको पैटर्न पता रहना चाहिए मिस्टेक का। इज इट अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन और इज इट अ फैक्चुअल क्वेश्चन? फैक्चुअल को आप रिलैक्स रह सकते हैं फैक्चुअल में, क्योंकि दैट इज जस्ट अबाउट अ फैक्ट, है ना? आप उस चीज को दोबारा भी पढ़ के याद कर सकते हैं। बट यदि कंसेप्चुअल क्वेश्चन के पैटर्न में मिस्टेक्स हो रहे हैं, आपको उसको सीरियसली लेना है।
वो क्यों हो रहा है, आपको वापस से जाके उस स्टैटिक सोर्स से अपने मिस्टेक्स को वापस से देखना है और रिवाइज करना है उस चीज़ को जाके, ठीक है। आपको अपनी मिस्टेक्स याद रहनी चाहिए। ज्योग्राफी में यदि किसी पार्ट से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ मेरे ज्योग्राफी के क्लाइमेटिक रीजन्स के क्वेश्चंस काफ़ी गलत होते थे जब भी मैं मॉक देता था। सो मैंने ये चीज़ लिख के रखी थी कि जब भी मैं रिवाइज करूंगा आई विल पुट एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन क्लाइमेटिक रीजन्स, ठीक है। सो दिस इज द पर्पस, आपको सब्जेक्ट वाइज लिखा रहना चाहिए आपके पास कि कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट के कौन से पार्ट से आपसे गलतियां हो रही हैं, ठीक है। और लास्टली हम अक्सर ये चीज देखते हैं कि हम लास्ट में दो स्टेटमेंट्स में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। सर बी और सी के बीच में से एक था, मैंने बी स्ट्राइक कर दिया बट आंसर सी था। यही होता है हमारे साथ। सो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक सेपरेट सेक्शन बनाना है और उसमें आपको करेक्ट और रॉन्ग दोनों इस टाइप के क्वेश्चंस को लिखना है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, हम किसी गेस वर्क को यदि करेक्ट कर देते हैं ना तो हम उसको भूल जाते हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन जो रॉन्ग रहता है ना, हम उस पर ध्यान दे के डिप्रेस हो जाते हैं। सो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी करेक्ट आंसर आप इस वर्ग गेस वर्ग से आप जो भी करेक्ट आंसर करेंगे उसको भी नोट करिएगा और ये डिफरेंस करिए, ये रियलाइज करिएगा, ये एनालाइज करिएगा कि क्या लॉजिक आपने यहाँ अप्लाई किया था तो ये सही हुआ और यहाँ अप्लाई किया था तो गलत हुआ। एंड आई एम टेलिंग यू, यदि आप शांति से 10 मिनट भी बैठेंगे ना, आपको वो चीज़ अपने आप समझ में आएगी कि यहाँ मेरी क्यों थॉट गलत थी और यहाँ पे क्यों सही थी, ठीक है। सो प्लीज़ ये 3 स्टेप्स को आप अपनी जो भी आप रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, जो भी आप एक शीट लेंगे जिसमें भी आप अपने टेस्ट के बाद जो भी आप लिखेंगे, प्लीज़ इन दोनों चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को लिखिएगा वहाँ पे। आई एम टेलिंग यू दिस, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा। अब ये तो हो गई सारी प्रॉब्लम्स, रीजंस, है ना। उसके बाद हमने रिपोर्ट कार्ड भी देख लिया, हम कैसे क्या एनालाइज कर सकते हैं। लास्टली अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। इम्प्रूवमेंट होगी माइक्रो थीम एनालिसिस से। हम टेलीग्राम चैनल पे मेरे ख्याल से 2 महीने से मैं ये बहुत जोर दे के ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अब यूपीएससी सिर्फ थीम तक सीमित नहीं है, अब वो माइक्रो थीम पे जा रहा है और वो भी इन डेप्थ जा रहा है। अभी CDS 2025 का पेपर हुआ और आप उसके क्वेश्चंस देखिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे विथ प्रूफ डाल रखे हैं कि कौन कौन से माइक्रो थीम्स मैंने सिर्फ 2 महीने में फॉलो करी है, मैंने एनालाइज करवाया है और वहाँ से क्वेश्चंस भी आए। सो आपको खुद से 1 लेयर डीपर जाके एनालाइज करना है माइक्रो थीम्स को। जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म से देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन हरिति। ये क्वेश्चंस जनरली सबके लिए बाउंसर रहेंगे, लेकिन यदि आपने माइक्रो थीम एनालिसिस ठीक से कर रखी होती, यदि आपने उसमें थोड़ा खुद से रिसर्च डाला होता, आपसे ये क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। सेकेंड थिंग इज नॉलेज गैप को कैसे ब्रिज करें सर। नॉलेज गैप, ये जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इस टॉपिक के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। आपको 2 चीज़ करनी पड़ेगी। पहली, स्टैटिक सोर्स, जो आपका स्टैटिक सोर्स है ना, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट कट टू दिस। आप अलग अलग तरीके से अपने एंगेज कर सकते हैं। यदि आपको ये लग रहा है कि यार डॉक्यूमेंट पढ़ने में बोर हो रहा हूँ, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, आप कोई मैराथन चला लीजिए, एंगेज करिए। मोनोटोनी लग रही है यदि आपको, तो आप एंगेज करिए अपने आप को अदर वेज में, लेकिन इसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, सेक्शनल मॉक्स के सॉल्यूशंस को ठीक से देखिएगा। इकोनॉमी के, पॉलिटी के, ठीक है, एनवायरनमेंट के जो सेक्शनल मॉक्स रहते हैं उनके सॉल्यूशंस को ठीक से देखिएगा। कई बार एज इट इज़ क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं। मैंने खुद अपने साथ ये चीज़ होती हुई देखी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर जो सेक्शनल मॉक्स रहते हैं ना, वो रिपीटेड थीम पे बने रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ से सॉल्यूशंस देखना है तो ये हमको कुछ ऐसे पेरिफेरल टॉपिक्स बताएंगे जो हमारी स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा एडिशन हो जाएगा एक तरीके से। और इसी मॉक्स के सॉल्यूशन को हमको अपने नोट्स में भी इंटीग्रेट करना रहता है। सपोज आपने इकोनॉमी का सेक्शनल टेस्ट दिया,
आपने देखा कि वो उसमें आपको कुछ नई टॉपिक्स पता चली, अपने इकोनॉमी के नोट्स उठाओ, उसमें वो टॉपिक्स लिख लो, उसी समय लिख लो और ख़त्म करो, ताकि जब आप रिवाइज करोगे वापस से तो आप एक साथ रिवाइज कर पाओगे। ठीक है। और इन पूरी एनालिसिस पे आपको एक प्रॉपर एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी खुद से बनानी पड़ेगी। मैंने जितनी भी चीज़ें बोली हैं प्लीज़ वापस रिवाइंड कर लीजिएगा, एक बार वापस से देख लीजिएगा, लेकिन इन पॉइंट्स पे प्लीज़ मेक अ एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी कि मेरे को आगे क्या क्या फॉलो करना है। ठीक है। अब लास्टली मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है जो बहुत फेमस मॉक लेती है, ठीक है, एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, लाइक लोग सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स से ज़्यादा सीरियसली इस मॉक को लेते हैं। ठीक है, आई विल नॉट नेम इट। सो वन ऑफ माई फ्रेंड, ही स्कोर्ड थर्ड रैंक इन दैट मॉक। 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, दैट वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट। ठीक है। मैंने कभी वो मॉक नहीं दिया, मैंने बस अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार दिया था, उसके बाद मैंने नहीं दिया, बट आई एम टेलिंग यू दिस अबाउट माई फ्रेंड्स। उसके 120s में स्कोर थे, उसकी कुछ थर्ड रैंक थी, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है। एंड मेरा दूसरा फ्रेंड था, उसके 58 स्कोर थे उसी मॉक पे। ठीक है। उसके बाद से बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि अपन टच लूज कर जाते हैं फ्रेंड से, और उसके बाद ना मेरी उन लोगों से बात हुई आफ्टर द रिजल्ट। गेस वॉट, इसका नहीं हुआ प्री और इसका हो गया, वो भी 5 to 6 मार्क्स के एक्स्ट्रा। मतलब ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर कट ऑफ, उसने आउट राइटली प्रिलिम्स दिया और वो मेंस की तैयारी में लग गया था। एंड दिस, इसका बहुत बॉर्डर से नहीं हुआ था। आई थिंक ही वॉज टेलिंग मी इज कि यार 1-2 मार्क्स, मतलब आई एम इन बॉर्डर समवेयर। ठीक है। सो ये स्टोरी उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो लोग अपनी ये लो स्कोर्स को देख के डीमोटिवेट हो जाते हैं, जो पढ़ नहीं पाते। मैंने ये तक सुना है, अभी हाल ही में आई हैव गॉट फ्यू मेल्स जहाँ पे ये तक बोला जा रहा है लोगों से, यदि आपके मेरे मॉक्स में, यदि कोई इंस्टीट्यूट के आप मॉक दे रहे हो, यदि आपकी उस मॉक में वो टीचर बोल रहा है अगर आपके 70+ नहीं आ रहे हैं, स्किप द अटेम्प्ट। प्लीज़ ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा प्लीज़। किसी रैंडम इंस्टीट्यूट के रैंडम मॉक में कम नंबर आने के कारण दैट डज नॉट जस्टिफाई योर हार्ड वर्क जो आप इतने टाइम से कर रहे हो। इट कैन बी अ बैड डे, द मॉक कैन इतने इतने गंदे तरीके से फ्रेम्ड रहते हैं कुछ क्वेश्चंस, ये वो सब सॉल्व करके हाउ कैन यू थिंक कि मेरा वर्क खराब है या मेरा एफर्ट्स कम है। सो प्लीज़ डू कीप दिस स्टोरी इन माइंड। मैंने इसलिए बताया दिस इज कंप्लीटली ट्रू स्टोरी। 120s में स्कोर लाके भी किसी का नहीं हो रहा है और 58 लाके भी लोग कर पा रहे हैं। ठीक है। सो अल्टीमेट सॉल्यूशन इज PYQ एनालाइज करिए, PYQs की लैंग्वेज समझिए, उसमें लॉजिकल एनालिसिस डालिए और माइक्रो थीम्स पे थोड़ा रिसर्च करिए। मैं अपने चैनल पे हालांकि ये चीज़ कर करके डाल रहा हूँ, सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा माइक्रो थीम पे। वो मैं कर ही रहा हूँ रोज़, एटलीस्ट आई विल कवर 2-3 क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा टॉपिक लगेंगे जिसके। बाकी प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डोंट स्किप योर अटेम्प्ट जस्ट बिकॉज आपके किसी मॉक में कम स्कोर आ गए। ठीक है। फोकस ऑन PYQs, फोकस ऑन स्टैटिक रिवीजन, प्रैक्टिस करते रहिए एंड जस्ट बी इन दैट जोन ऑफ प्रीलिम्स। यू नेवर नो कि D-Day कैसा जाए, है ना। सो अगेन जस्ट लेट मी नो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यदि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी आपको जानना है तो डू लेट मी नो, so I'll be making few more videos on that. Okay, thank you.